welcome to the Articulate Academy. From today onwards, we are going to start class 12 political science syllabus. In this video, we will be covering first book Contemporary World Politics, chapter number 1, that is the end of bipolarity. So let us start. द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, देखिए जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसके बाद से ही दो मेजर डोमिनेटिंग या फिर इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप रह गए थे, जो कि था यूएसए एंड यूएसएसआर. तो इसमें बताया गया है कि जो उन दोनों के बीच में जो इन्फ्लुएंस जो पूरे वर्ल्ड पे कर रही थी वो कैसे ख़त्म हुआ, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. तो द बर्लिन वॉल विच हैड बीन द बिल्ट एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर एंड वॉज इट्स द ग्रेटेस्ट सिंबल वॉज टॉपल्ड बाय द पीपल इन द 1989. तो इसमें जो बताया गया है कि जो बर्लिन वॉल थी, अब देखिए वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था, इसकी डेट मेंशन कीजिए और कब ख़त्म हुआ था. यस, आप करेक्ट बोल रहे हैं. जो वर्ल्ड वॉर 2 था 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में ख़त्म हुआ था. तो जो इसमें इसके बाद जो कंट्रीज़ थी यूएसए एंड यूएसएसआर, तो जो हार गई थी जो कंट्रीज़ वर्ल्ड वॉर 2 पे, उन पे जाके कब्जा कर रहे थे. तो उनमें से एक जर्मनी था जिसकी जो कैपिटल थी बर्लिन. तो यूएसए और यूएसएसआर की आर्मी वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने कब्जा कर लिया. जो ईस्ट जर्मनी है उसे कौन रूल करता था, यूएसएसआर, जो उसने अपने कब्जे में ले लिया था. और जो वेस्ट जर्मनी है उसे यूएसए रूल करता था. अगर हम कंपैरिजन करें कि इन दोनों में कंपैरिजन क्या है यूएसए और यूएसएसआर में, तो यूएसएसआर सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करता था एंड यूएसए हमारा कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करता था. यही डिफरेंशिएट था बस एक इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर. सोशलिज्म में जो हर एक चीज़ पिन से लेकर कार तक गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होगी और जो गवर्नमेंट होगी वो वेलफेयर के लिए काम करेगी. कैपिटलिस्ट रेजिम में आप फ्री हो, आपको कुछ भी बनाना है मार्केट में बनाओ, दैट विल प्रॉफिट यू. ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में. और प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा फोकस किया गया था कैपिटलिज्म वर्ल्ड में. वेराज जो सोशलिस्ट रेजीम था उसमें हमारे किसको अहमियत दी गई थी, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्टेट को अहमियत ज़्यादा दी गई थी. तो जो बर्लिन वॉल थी जो खड़ी की गई थी जर्मनी में फॉर द डिवीजन ऑफ द कैपिटलिस्ट एंड द सोशलिस्ट रेजीम, वो कोल्ड वॉर को दिखा रही थी. कोल्ड वॉर क्या होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे जो मिलिट्री एक्शंस होते हैं वो नहीं होते, लेकिन डेवलपमेंट के थ्रू एक रेस लगती रहती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में. तो कोल्ड वॉर का एक ग्रेटेस्ट सिंबल था और उसको किसने तोड़ा, लोगों ने ही तोड़ा. कब, 1989 में. जो हमारा यूएसएसआर था वो 1922 में बनकर रेडी हुआ था. शुरुआत कब हुई थी उसके बनने की, 1917 में हुई थी, रशियन रेवोल्यूशन में. 1961 में हमारी बर्लिन वॉल बनी थी और 1989 में उसे तोड़ दिया गया था. किसने तोड़ा, आम आदमियों ने ही तोड़ा, यूएसए ने नहीं तोड़ा. यूएसए वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर. यूएसएसआर एंड इट्स पॉलिसीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. सो जो 1991 में है हमारा यूएसएसआर भी डिसइंटीग्रेट हो गया था कम्प्लीटली. और जो रशिया है वो हमारा सक्सेसर बन गया था यूएसएसआर का. तो देखते हैं. दिस ड्रामेटिक इवेंट वॉज फॉलोड बाय एन इक्वली ड्रामेटिक एंड हिस्टोरिक चेन ऑफ इवेंट्स. कुछ चेन ऑफ इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से ये कोलैप्स हुआ था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो बहुत सारे इवेंट हुए थे जैसे मैंने भी बताया, जिसकी वजह से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो रजीम था वो ख़त्म हो गया था. वन आफ्टर अनदर द 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट वर द पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक रिप्लेस देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू द मास डेमोन्स्ट्रेशन. तो जो 8 यूरोपियन, बेसिकली जो सोवियत यूनियन था उसमें 8 यूरोपियन कंट्रीज़ थी और 7 एशियन कंट्रीज़ थी, जिसमें से जो 8 यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो उन्होंने मास डेमोन्स्ट्रेशन किया था, जिसकी वजह से वहाँ पे जो यूएसएसआर था वो डिसइंटीग्रेट होने लगा था. द सोवियत यूनियन स्टूड बाय एज द कोल्ड वॉर बिगेन टू एंड. जो सोवियत यूनियन था वो क्या था, कोल्ड वॉर को रिप्रेजेंट कर रहा था. तो जैसे ही हमारी जर्मनी में वॉर गिरी तो एक के बाद एक इवेंट्स होते गए जिसकी वजह से यूएसएसआर हमारा टूट गया. इवेंचुअली द सोवियत यूनियन इटसेल्फ डिसइंटीग्रेटेड. देखिए इसमें वही बात बोली गई है कि जो सोवियत यूनियन है वो अपने आप डिसइंटीग्रेट हुआ था. यूएसए ने कुछ नहीं करा, अपने आप की पॉलिसीज़ थी ऐसी थी जिसकी वजह से वो टूट गया था. द सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन वी विल ऑल्सो डिस्कस. हम कॉजेज देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे, क्या क्या परिणाम आए जिसकी वजह से वो टूट गया.
तो देखिए अब ये कार्टून देखते हैं। द बर्लिन वॉल, मैंने आपको बताया कैपिटल थी जर्मनी की, तो वहीं पे बर्लिन वॉल बनी थी, 1961 में बनी थी, जो कि क्या सिंबलाइज कर रही थी, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट रजीम। कैपिटलिस्ट रजीम जो यूएसए था, और कम्युनिस्ट रजीम किसको फॉलो कर, मतलब कि किसकी आइडियोलॉजी थी, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी। कितने किलोमीटर लंबी थी, 150 किलोमीटर लॉन्ग वॉल थी, जो कि 28 ईयर से ऐसे ही खड़ी थी, और जो फाइनली 9 नवंबर 1989 में लोगों ने उसे तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, लोगों ने उस पर टाइनी होल्स बनाने शुरू कर दिए, सेक्शन ऑफ वॉल था वो खोल दिया गया था, जिसकी वजह से मूवमेंट होने लगी थी। तो जो बर्लिन वॉल थी वो पहले ऐसी थी, और बाद में अब लोगों ने उसमें कई सारे सेक्शन बना दिए, जिससे हमारी बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुई, और ये वो वॉल है जो वो टूट गई। अब ऐसा लोगों ने किया क्यों, क्योंकि जो वेस्ट जर्मनी था वो काफ़ी डेवलप था, क्योंकि कैपिटलिस्ट रिजीम फॉलो कर रहा था, और जो ईस्ट जर्मनी था वो डेवलप था ही नहीं इतना, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था, जिसकी वजह से जो ईस्ट में रहने वाले लोग थे वो वेस्ट को ज़्यादा पसंद करते थे, और लेकिन अब वो मूवमेंट कर नहीं सकते थे, तो जिसकी वजह से मास डेमोन्स्ट्रेशन होने की वजह से लोगों ने इस वॉल को तोड़ दिया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक, आज हम फर्स्ट टॉपिक करेंगे व्हाट वो सोवियत यूनियन, सोवियत सिस्टम हमारा क्या था। जो यूएसएसआर था उसे सोवियत सिस्टम बोलते हैं, सोवियत ब्लॉक बोलते हैं, सेकंड वर्ल्ड बोलते हैं, काफ़ी नाम है इसके। तो ये क्या हुआ था, तो जो हमारा सोवियत सिस्टम था वो कब बना था, 1922 में बना था। कैसे बना था, 1917 में ज़ार निकोलस के अगेंस्ट एक युद्ध छिड़ा था। किसने छिड़ाया था ये युद्ध, व्लादिमीर लेनिन ने जो ये रेवोल्यूशन करवाया था उससे 1917 में स्टार्ट हुआ था, 1922 में ख़त्म हुआ था। तो इसे काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि यहाँ पे 15 कंट्रीज़ को कॉन्कर किया जा रहा था, और जो इनके लीडर थे वो थे व्लादिमीर लेनिन। फाउंडेशन के बाद भी 1924 में जोसेफ स्टालिन आए, जिसकी वजह से पहले जो सोशलिज्म रिजीम था वो कम्युनिज्म रिजीम में कन्वर्ट हो गया। कम्युनिज्म रिजीम में क्या होता है, जो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो वेलफेयर के लिए तो काम करती ही है, लेकिन अथॉरिटेटिव हो जाती है। सोशलिज्म में बस इतना फ़र्क है, अथॉरिटेटिव नहीं होती है। तो था तो पहले सोशलिज्म रिजीम ही, बट आफ्टर द कमिंग ऑफ द जोसेफ स्टालिन इन 1924 जो हमारा सोशलिज्म था वो कम्युनिज्म में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी डिसरिस्पेक्ट लगा, और लोगों को काफ़ी बुरा लगा कि हमें तो सोशलिज्म रिजीम चाहिए था। कम्युनिज्म रिजीम जो हमारी गवर्नमेंट है वो काफ़ी अथॉरिटेटिव हो गई है। तो रीड करते हैं, द यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर की फुल फॉर्म है, केम इन टू बींग आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में। द रेवोल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडल्स ऑफ द सोशलिज्म एज अपोज टू द कैपिटलिज्म। मैंने अभी बताया कि जो ये रजीम हुआ था ये सोशलिज्म के आइडिया पे बना था, और कैपिटलिज्म को अपोज कर रहे थे लोग, यहाँ के खुद के लोग ही सोशलिज्म चाहते थे, इसलिए रेवोल्यूशन हुआ था, और एग्लिटेरियन सोसाइटी चाहते थे। This was perhaps the biggest attempt in the human history to abolish the institution of the private property and constitutionally design a society based on the equality. अब यहाँ के जो लोग थे वो क्या चाहते थे, एक बड़ा सा अटेम्प्ट था ये बेसिकली हिस्ट्री में, जहाँ पे लोगों ने कैपिटलिज्म को अपोज किया था और सोशलिज्म को करना चाहते थे, और ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे जहाँ पे सब इक्वल हो। इन डूइंग सो द मेकर ऑफ द सोवियत सिस्टम गिव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। तो इसी को बनाने के उसमें जो ज़्यादातर जो पावर थी या फिर जो सोवियत सिस्टम थे उसने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी, स्टेट को दी, या इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। यहाँ पे एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी थी, यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंस दी गई। कोई और अलग पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ नहीं किया गया था कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड होने के लिए। और जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी प्लान थी, कंट्रोल की जाती थी स्टेट के द्वारा। मैंने अभी आपको बताया कि स्टेट कंट्रोल्ड सोशलिज्म चाहते थे लोग। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फैसिस्ट फोर्सेस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर। तो जो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैंने आपको बताया था कि काफ़ी कंट्रीज़ को यहाँ पे मतलब कि जो हार गई थी उन्हें कब्जे में लिया गया था, और जो जीती हुई कंट्रीज़ थी बेसिकली उन्होंने। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ है ना फेसिस्ट फोर्सेस के रिजीम के अंडर थी, तो उन्हें किसने छुड़वाया था, यूएसएसआर ने छुड़वाया था। तो ऑफकोर्स अब वो यूएसएसआर को फॉलो करेंगे, वो उनके अंदर आके मिल गई। लेकिन इन्हीं की वजह से जो यूएसएसआर है उसका डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया था, क्योंकि इनके पॉलिसीज़ इन्हें एट लास्ट अथॉरिटेटिव पसंद नहीं आई थी। ये काफ़ी लेट जागे थे बेसिकली। तो जब ये जागे तो तब इनने मास डेमोन्स्ट्रेशन किया, जिसकी वजह से ये अलग हो गए थे। द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दिस कंट्री वर मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर। अब जो भी कंट्री यूएसएसआर में मिलती थी वो यूएसएसआर का मॉडल फॉलो करती थी, और जो एक ग्रुप था कंट्रीज़ का इन सेकेंड वर्ल्ड सोशलिस्ट ब्लॉक बोला जाता था। और जो वार्सो पैक्ट था बेसिकली एक मिलिट्री अलायंस बनाया गया था 1955 में, जिसके अंडर जो 15 कंट्रीज़ थी आपस में मिलिट्री हेल्प करेंगे।
द यूएसएसआर वॉज द लीडर ऑफ द ब्लॉक, और ऑफ कोर्स जो लीडर था वो हमारा यूएसएसआर था. द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जो सोवियत यूनियन था काफ़ी एक ग्रेट पावर बना आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जो सोवियत इकोनॉमी थी वो अब काफ़ी डेवलप थी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, लेकिन यूएस को अभी भी वो पीछे नहीं कर पा रही थी. इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, काफ़ी कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था. वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे, ऑयल था, आयरन था, स्टील था, मशीनरी प्रोडक्शन था, ट्रांसपोर्ट सेक्टर था जो कि हर एक रिमोटेस्ट एरिया को कनेक्ट कर रहा था. लेकिन जो इसके अंदर जो फॉल्ट था ना, बेसिकली वो हम आगे रीड करेंगे. वो अभी ये स्टोरी की तरह चल रहा है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो अभी आप इसके एडवांटेजेस पढ़िए, फिर इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे हम. इसका डोमेस्टिक कंज्यूमरिक इंडस्ट्री थी जो कि हर एक पिन टू कार से लेकर हर एक चीज़ यही बनाती थी, कुछ भी बाहर से इम्पोर्ट नहीं किया जाता था. सेल्फ सफिशिएंसी बेसिकली उस पर ध्यान दिया गया था. तो द क्वालिटी, लेकिन देखिए पिन टू कार्ड बन रहा है, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर हो रहा है, बट वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की क्वालिटी मैच नहीं कर पा रही है ये. द सोवियत स्टेट एंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट सब्सिडाइज बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स. तो जो यहाँ के यूएसएसआर थे यहाँ पे लोगों को इंश्योर किया गया था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल द सिटीजन. मिनिमम स्टैंडर्ड लोगों को दिया गया था जिसके थ्रू उन्हें इंश्योर किया गया था कि आपको इतने वक्त की रोटी तो मिली ही मिलेगी. वहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर सब कुछ फ्री में था, और अनएम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल ही नहीं था वहाँ पे, बेरोजगारी तो बिल्कुल ही नहीं थी. और जो ओनरशिप था या फिर जो लैंड का ओनरशिप था वो कैसे था, प्रोडक्टिव एसेट कौन ऑन करता, ये था ही किस मॉडल पे, स्टेट कंट्रोल पे. तो ऑफ कोर्स जो लैंड और प्रोडक्टिव एसेट थे उसे कौन ऑन करता था, स्टेट ऑन करती थी. जो सोवियत सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेजेस आ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया था, अथॉरिटेरियन हो गया था. जो लाइफ थी सिटीज़न की वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई थी. जो डेमोक्रेसी थी वो वहाँ पे थी नहीं डेमोक्रेसी. मैंने आपको बताया यहाँ पे सोशलिज्म को फॉलो किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे डेमोक्रेसी लैक कर गई थी. वहाँ पे डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं थी, और एब्सेंस था फ्रीडम ऑफ स्पीच. वहाँ पे लोग अपनी मर्जी से, फ्रीडम नहीं थी उन्हें बिल्कुल भी कुछ भी बोलने की. और जो पीपल है जो कि जॉक और कार्टून्स के थ्रू कुछ भी रिप्रेजेंट करते थे वो भी बंद हो गया था. अब जो भी ये काम करता था उसे जेल में डाल दिया जाता था. बेसिकली यहाँ पे अथॉरिटेटिव रजिम काफ़ी बढ़ गया था. मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोवियत सिस्टम स्टेट नीडेड रिफॉर्म. जो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन थे उन्हें रिफॉर्म की ज़रूरत थी. और जो वन पार्टी सिस्टम है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी जो रिप्रेजेंट कर रही थी वन पार्टी सिस्टम को, वो सोवियत यूनियन पे काफ़ी टाइट कंट्रोल बनाए हुए थे. वो चाहती नहीं थी कोई इनके अगेंस्ट जाए या फिर उनके अगेंस्ट कोई पार्टी बनाए. तो इसी की वजह से जो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन थे उन्हें रिफॉर्म की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था. सोवियत यूनियन पे टाइट कंट्रोल कम्युनिस्ट पार्टी का था, और वो अकाउंटेबल भी नहीं थी पीपल्स को लेकर, उनकी विशेस को लेकर, उनकी नीड्स को लेकर. द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ द पीपल. पार्टी लोगों की जो मांगे थी उसे रिफ्यूज़ कर रही थी. और जो 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स के अंदर थी, जो बेसिकली 15 मैंने बताया कि ना कंट्रीज़ थी, तो वहाँ पे 15 के 15 में लोगों को लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी, और वहाँ पे लोगों के अर्ज या फिर जो नीड्स हैं उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा था. That formed the Soviets to manage their own affairs, including their cultural affairs. Although on the paper Russia was the only 115 republic that together constituted the USSR, in reality Russia dominated everything and people other region felt neglected and often suppressed. तो इसमें हुआ क्या था कि जो मैंने बताया 15 रिपब्लिक्स थे, 15 में से सबसे बड़ा था हमारा रशिया. तो ऑफ कोर्स जो बड़ा होगा वो डोमिनेंट रहेगा. तो रशिया हर एक चीज़ पे, पेपर वर्क वगैरह सब में डोमिनेंट अपनी डोमिनेंसी दिखाता था, और जो बाकी रीजन्स थे वो नेगलेक्टेड फील करते थे. इन द आर्म रेस, आप देखो कोल्ड वॉर चल रहा है तो ऑफ कोर्स आपस में वो डेवलप दिखाएंगे एक दूसरे को. तो जो आर्म रेस थी जो सोवियत यूनियन की वो काफ़ी अच्छी थी, मतलब यूएस को वो मैच कर पा रहे थे. हालांकि वो मैंने बताया पिछले उसमें क्वालिटी मैच नहीं कर पाएंगी, लेकिन आर्म्स रेस में वो काफ़ी हद तक यूएस के साथ ही थे फ्रॉम टाइम टू टाइम. लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम तो होता था, लेकिन ग्रेट कॉस्ट देनी पड़ती थी, काफ़ी लागत लगती थी उसमें. द सोवियत यूनियन लैग बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी. मैंने भी बताया कि सोवियत यूनियन वेस्ट से टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे था. इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इतना अच्छा नहीं था, जैसे ट्रांसपोर्ट था, पावर, बिजली वगैरह थी. और फुलफिलिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशंस जो थी लोगों की उन्हें भी फुलफिल नहीं कर पा रहा था. जो सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान था इन 1979 वीकेंड द सिस्टम इवन फर्दर. एक्चुअली जो हुआ था, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे इन्वेजन किया था 1979 से 1989 के बीच में, जिसमें हमारे जो 15,000 जो सोल्जर्स थे यूएसएसआर के वो मर गए थे, और 50,000 50,000 सोल्जर्स थे
वो ज़ख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो और ज़्यादा वीक हो गया। तो जो वेजेस थे वो कंटिन्यू कर रहे थे, ग्रो हो रहे थे, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी थी और जो टेक्नोलॉजी थी वो नीचे गिरती जा रही थी वेस्ट से भी, जिसकी वजह से जो शॉर्टेजेस थे कंज्यूमर गुड्स में बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस आ गए। फूड इम्पोर्ट हमेशा बढ़ता रहा, कम नहीं हुआ। फूड इम्पोर्ट कम होना चाहिए क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी पे ध्यान दे रहे थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी थी और जो प्रोडक्टिविटी थी वो तो काफ़ी गिरती ही जा रही थी टाइम टू टाइम। तो जो सोवियत इकोनॉमी थी वो फ्लैटर करने लग गई थी, मतलब हिल डोलने लग गई थी, नीचे गिरने लग गई थी 1970 में, और फिर वहाँ पे जाके अटक गई। उसके बाद ना तो बढ़ी ना ही घटी। तो हम करते हैं, अब देखा हमने कि व्हाट वाज द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव फीचर्स। तो अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव फीचर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम। तो आप इसमें लिखेंगे, और अगर आपसे 1 मार्क डेफिनेशन पूछ ली कि व्हाट इज सोवियत सिस्टम, तो आप आराम से बता देते हैं इट इज़ द ग्रुप ऑफ द 15 कंट्रीज विच फॉलो द सोशलिस्ट रेजीम फॉर्म्ड इन 1922। नेक्स्ट हम करते हैं गॉर्बेचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। तो जो इसमें गॉर्बेचेव थे उनका काफ़ी रोल रहा था डिसइंटीग्रेशन में। उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ वगैरह ला दी थी जिसकी वजह से मास यूरोपियन प्रोटेस्ट होने लगा था। मिखाइल गॉर्बेचेव हु बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985। जो मिखाइल गॉर्बेचेव थे वो जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी के 1985। अब वो चाहते थे रिफॉर्म। अब जैसे हमने देखा कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं थी, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें लैक कर रही थी, तो वो काफ़ी कुछ चेंज लाना चाह रहे थे, रिफॉर्म्स लाना चाह रहे थे। रिफॉर्म्स वर नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर अब्रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट। तो रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी थे? ताकि हम यूएसएसआर को इंफॉर्मेशन में सबसे आगे रखें, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में सबसे आगे रखें वेस्ट से कंपेयर करने पे, ठीक है, तो इसलिए रेवोल्यूशन ज़रूरी थे। However, Gorbachev's decision to normalize relation with the West and democratize and reforms the Soviet Union had some other effect that neither he nor anyone else intended or anticipated. तो अब जो गॉर्बेचेव ने कुछ अच्छा करने की सोची थी लेकिन कुछ अलग ही हो गया। वो चाहते थे कि हमारे जो रिलेशन है वेस्ट के साथ वो काफ़ी अच्छे हो जाएं, नॉर्मल हो जाएं, और हम डेमोक्रेटाइजेशन लिया यूएसएसआर में जो पहले कम्युनिज्म में था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ना तो इसका रिजल्ट ना तो खुद गॉर्बेचेव ने सोचा था ना किसी और ने सोचा था। द पीपल इन द ईस्ट यूरोपियन, जो मैंने बताया 8 यूरोपियन कंट्रीज थी जो कि पार्ट थी सोवियत ब्लॉक का, वो प्रोटेस्ट करने लगे थे, अपनी खुद की गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी वो। मैंने आपको बताया यही पहली थी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया जब गॉर्बेचेव ने नए रिफॉर्म ला दिए। वो उनके रिफॉर्म से खुश नहीं थे। अनलाइक इन द पास्ट, द सोवियत यूनियन अंडर गॉर्बेचेव डिड नॉट इंटरवीन व्हेन द डिस्टर्बेंस अकर्ड एंड द कम्युनिस्ट रिजीम कोलैप्स्ड वन आफ्टर अनदर। अब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो उनके अगेंस्ट तो हो ही गई थी, मास प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन गॉर्बेचेव ने उन पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से एक के बाद एक वो टूटते गए और जो कोलैप्स था हमारा सोवियत यूनियन का वो होता गया, एक के बाद एक रिजीम कोलैप्स हो गया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? गॉर्बेचेव रिफॉर्म लाना चाहते थे लेकिन उनके कुछ रिजल्ट ऐसे थे जिसकी वजह से जो ना ही आम जनता ने सोचे थे ना खुद गॉर्बेचेव जिन्होंने वो रिफॉर्म लाए उन्होंने खुद सोचे थे, जिसकी वजह से जो 8 यूरोपियन कंट्रीज़ थी जो कि डेमोक्रेटाइजेशन के खिलाफ थी या फिर गॉर्बेचेव की जो पॉलिसीज़ के खिलाफ थी, उन्होंने मास प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन गॉर्बेचेव ने उन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिस्ट रजीम था वो कोलैप्स कर गया। These developments were accompanied by a rapidly escalating crisis within the USSR that hastens its disintegration. तो जो डेवलपमेंट हो रहे थे गॉर्बेचेव के टाइम पे, अब देखो डिसइंटीग्रेशन तो स्टार्ट हो गया है तो उसने और फास्टन कर दिया डिसइंटीग्रेशन को, प्रोसेस को। Gorbachev initiated the policy of economic and political reform and democratization within the country. The reforms were opposed by the leaders within the Communist Party. अब देखिए पॉलिसीज लाई गई, गॉर्बेचेव रुक नहीं रहे थे, उन्होंने ऐसा रिजल्ट का सोचा भी नहीं था, वो पॉलिसीज लाते गए इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए, डेमोक्रेटाइजेशन के लिए कंट्रीज़ के अंदर। और जो रिफॉर्म्स थे वो किसने अपोज किए थे? हमारे लीडर्स ने करे थे। मतलब कि उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी थे ना, वो उसी पार्टी के जो मेंबर्स थे उन्हें अपोज करने लग गए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके हाथ से पावर चली जाए। लेकिन जो हमारे गॉर्बेचेव थे वो चाहते थे कि हम जो डेमोक्रेटाइजेशन लेके आए, आगे बढ़े, लेकिन वहाँ के लीडर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे सभी पावर एक के अंडर हो, जो कि हमारी एक कम्युनिस्ट पार्टी।
अ कूप टेक प्लेस, एक कूप हुआ 1991 में, दैट वाज एनकरेज बाय कम्युनिस्ट पार्टी हेडलाइनर्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोरबचेव को हाउस अंडर अरेस्ट में डाल दिया, मतलब हाउस अरेस्ट में डाल दिया उन्होंने। उन्हें लगा कि अगर गोरबचेव ऐसे करता रहा तो एक दिन उनके हाथ से सत्ता की पावर चली जाएगी। द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन, लेकिन अब लोगों ने, ऑफकोर्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म आए तो लोगों ने टेस्ट कर लिया था फ्रीडम कैसी है, उन्हें मज़ा आने लग गया था। उन्हें अब ओल्ड स्टाइल रूल नहीं चाहिए था कम्युनिस्ट पार्टी का। तो जो बोरिस येल्सिन थे वो एक नेशनल हीरो की तरह आए, उन्होंने कूप को अपोज किया। कूप कौन कर रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स कर रहे थे। वो चाहते थे कि वापस कम्युनिस्ट रिजीम आ जाए, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी डेमोक्रेसी चाहिए थी और अब चख लिया था तो अब वो छोड़ेंगे नहीं। तो बोरिस येल्सिन थे, उनके एक लीडर की तरह उभर कर आए कूप को अपोज करने के लिए। द रशियन रिपब्लिक वेयर येल्सिन वोन अ पॉपुलर इलेक्शन, जो रशियन रिपब्लिक था वहाँ पे इलेक्शन हुए, और जो येल्सिन था वो एक पॉपुलर इलेक्शन में, मतलब इलेक्शन में एक पॉपुलर कैंडिडेट की तरह उभर कर आए, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीते वो। पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक, अब पावर शिफ्ट होने लगी थी सोवियत यानी कम्युनिस्ट से रिपब्लिक की तरफ, स्पेशली इन द मोर यूरोपियनाइज्ड पार्ट, स्पेशली जो यूरोपियन, जैसे मैं बताया ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पे ज़्यादा होने लग गया था ऐसा सब, विच सो देमसेल्फ एज सोवरेन स्टेट, अब वो खुद को सोवरेन स्टेट, मतलब वो इंडिपेंडेंट स्टेट खुद को देखने लग गए थे। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थे उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए डिमांड नहीं की, लेकिन वो उसके साथ ही यूएसएसआर के साथ ही रहना चाहते थे। इन दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ द येल्सिन, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, थ्री मेजर रिपब्लिक ऑफ द यूएसएसआर डिक्लेयर्ड दैट द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। लेकिन फाइनली 1991 में तीन बड़ी बड़ी कंट्रीज, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, रशिया किसके अंडर था, येल्सिन, जो कि जिन्होंने इलेक्शन वगैरह जीते थे, तो ये तीनों कंट्रीज़ ने बैठ कर एग्रीमेंट वगैरह साइन किया और कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टैब्लिश किया और यूएसएसआर डिसबैंड कर दिया गया। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वॉज बैन, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो बैन कर दी गई थी। कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया था एज अ पोस्ट सोवियत रिपब्लिक, मतलब नए सोवियत रिपब्लिक में कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया था। द डिक्लेरेशन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट केम एज अ सरप्राइज टू द अदर रिपब्लिक, स्पेशली टू द सेंट्रल एशियन वंस। अब देखिए, जो वो तीन कंट्रीज़ थी, रशिया और यूक्रेन और बेलारूस, उन्होंने कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टेब्लिश करा। अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो तो उनके साथ ही थी, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी वो उनके साथ थी, मतलब वो सोशलिस्ट रिजीम ही पसंद कर रही थी। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ तो उन्होंने तो अपने आप को सॉवरेन स्टेट इंडिपेंडेंट की तरह घोषित कर दिया था। अब सेंट्रल एशियन जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थे उन्हें काफ़ी बड़ा झटका लगा जब कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टैब्लिश हो गया और जो सोवियत ब्लॉक था वो डिसबैंड कर दिया गया था। द एक्सक्लूजन ऑफ दीज रिपब्लिक वॉज एन इशू दैट वॉज क्विकली सॉल्व बाई मेकिंग दैम फाउंडिंग मेम्बर्स ऑफ द CIS, तो वो CIS के फाउंडिंग मेंबर्स बन गए थे। रशिया अब उसे एक सक्सेसर की तरह, उसे एक बेटे की तरह बोला गया सोवियत यूनियन के, क्योंकि ऑफकोर्स सोवियत यूनियन इतने साल तक रहा तो उसके कुछ प्रोमिसेस थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे, मिलिट्री वगैरह थी, वो सब कुछ किसके अंडर चली गई, हमारे रशिया के अंदर चली गई। इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल, और जो UN सिक्योरिटी काउंसिल था उसके अंडर उसकी जो सीट थी वो किसने ली, हमारे रशिया ने ली, क्योंकि वो सक्सेसर था। रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज़, सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को एक्सेप्ट किया, कमिटमेंट दिए, सोवियत यूनियन ने जो भी थे उसे फुलफिल किया। इट टुक ओवर द ओनली न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत स्टेट एंड कैरिड आउट सम न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट मेजर्स विद द US, और जो ओल्ड सोवियत यूनियन था वो डेड और बर्ड था। अब देखिए हमारा USSR का जो सक्सेसर था वो कौन था, रशिया था। तो सारे कमिटमेंट को फुलफिल किया गया, सारी ट्रीटीज़ को फुलफिल किया गया था, और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट थे वो सभी उसके अंडर आ गए थे, और न्यूक्लियर डिसआर्मेंट मेजर्स लिए गए थे US के साथ, किसने, रशिया ने। और जो ओल्ड सोवियत यूनियन था वो मर गया था, बरीड हो गया था। तो यहाँ से आपके देखिए इतने सारे क्वेश्चन बन के आएंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CIS भी पूछ सकते हैं, कैसे बना, किन तीन कंट्रीज़ ने बनाया, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो गोर्बाचेव ने इंट्रोड्यूस किए थे जिसकी वजह से हमारा
डिसइंटीग्रेशन हो गया था। तो गोर्बाचेव ने दो पॉलिसी थी जिसे कहते हैं ग्लासनोट और पेरेस्ट्रोकिया, जिसकी वजह से जो मेन डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया था। गोर्बाचेव ने सोचा वो रेवोल्यूशन मतलब कि डेमोक्रेटाइजेशन लाएंगे, काफ़ी कुछ रिफॉर्म लाएंगे, बट उनके ही रिफॉर्म से डिसइंटीग्रेशन एक के बाद एक होता गया, जिससे हमारा जो यूएसएसआर है वो फर्दर टूटता चला गया। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन के आते हैं। व्हाट आर द पॉजिटिव फीचर्स ऑफ द यूएसएसआर, व्हाट इज सोवियत सिस्टम, व्हाट इज़ द नेगेटिव फीचर ऑफ द यूएसएसआर, एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। और नेक्स्ट आ जाता है कि हु वाज द सक्सेसर ऑफ द यूएसएसआर, यूएसएसआर का हमारा सक्सेसर कौन था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। अब डिसइंटीग्रेट हुआ तो हुआ कैसे। चलो मान लिया मिखाइल गोर्बाचेव ने पॉलिसीज़ वगैरह लाई थी जिसकी वजह से वो डिसइंटीग्रेट कर गया था, लेकिन सिर्फ मिखाइल गोर्बाचेव की पॉलिसीज़ की रिस्पॉन्सिबल नहीं थी डिसइंटीग्रेशन के लिए। उसमें कुछ फैक्टर्स थे, जैसे इंटरनल वीकनेस आ गई थी। जो 15 रिपब्लिक्स थे वो आपस में एक दूसरे से जलने लगे थे। वो चाहते थे कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे इलाके में हो, ये हो। और जो सोवियत यूनियन था उसकी जो इकोनॉमी थी वो टाइट इकोनॉमी थी, मतलब स्टेट कंट्रोल्ड थी, और लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती थी डेवलपमेंट के बारे में। लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी थी लोगों की नीड को फुलफ़िल नहीं कर पाती थी, और आर्म्स रेस जो चलती थी उसकी वजह से काफ़ी रिसोर्सेज ऐसे ही ड्रेन हो गए। एंड जो हमारी जो अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट थी वो लोगों के प्रति एक तो अकाउंटेबल तो थी नहीं, और जो मेंबर्स थे उसके वो ऑर्डिनरी सिटीज़ में काउंट नहीं होते थे। करप्शन काफ़ी बढ़ गया था, और काफ़ी कुछ जो कंट्रीज़ थी उन्हें इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कम्युनिस्ट रजीम को इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, जो हमारा जो सोवियत यूनियन है काफ़ी कंट्रीज़ को हेल्प भेजता है, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा को, चाइना को, जिसकी वजह से हमारे ज़्यादातर सोल्जर्स उसी में ही मर जाते हैं या फिर रिसोर्स ड्रेन हो जाते हैं। अफ़गान वॉर हुई थी 1979 से 89 के बीच में, जिसकी वजह से जो यूएसएसआर के रिसोर्सेज थे वो भी ख़त्म हो गए थे। बेसिकली ये फैक्टर्स थे हमारे जो कि हम इसमें पढ़ेंगे, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। हम इसको अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, सब्सक्राइब द चैनल, and be ready for the next video in the next week. Thank you very much.